हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा, हम कल हमने चर्चा की थी उसी का नेक्स्ट पार्ट आपके समक्ष मैं लेके आया हूं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे यूरोपीय यूनियन के बारे में, यूरोपीय संघ या यूरोपीय यूनियन के बारे में हम बात कर रहे थे। और कल हमने कुछ उसके बारे में बात की थी, यानी की पॉइंट और फैक्ट के बारे में कल हमने उसके बारे में चर्चा की थी पार्ट 1 में। और आज हम पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में, यूरोपीय संघ पर आधारित, इस टॉपिक पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके समक्ष मैं लेके आया हूं। लगभग 30 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखेगा, जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको विभिन्न प्लेलिस्टों के माध्यम से राजनीति विज्ञान के अलग अलग टॉपिक आपको मिल जाएंगे, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी आपको वहां मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के यूरोपीय संघ के बारे में, उससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, साथ ही महत्वपूर्ण की नोट और की पॉइंट और फैक्ट भी आपके लेके हाजिर हूं आपके समक्ष। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आपके पास व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक इत्यादि स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, वहां पर आप इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि मित्रों मेरा यही प्रयास है कि आपके लिए गुणवत्तापूर्ण विषय वस्तु आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपकी तैयारी में और नए चांद लगे। यही हमारी आशा है, क्योंकि YouTube पर बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग टॉपिक पर आपको हर वीडियो सीरीज मिल जाएगी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी है बहुत ही कम है। मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको क्वालिटी के साथ आपकी तैयारी को आगे बढ़ाया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा है, ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद इसमें कुल 28 राष्ट्र सदस्य रहेंगे। दूसरा कथन है कि ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो का अपनाए हुए हैं, यानी ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो को अपनाए हुए हैं। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, न तो पहला नहीं दूसरा सही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर को गैस करेगा, ताकि आपको पता चले कि आपने इस टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो 1 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न तो पहला सही है और न ही दूसरा, इन दोनों ही गलत कथन है। कि ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद इसमें अब कुल 28 राष्ट्र सदस्य रहेंगे, ये कथन बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन जब इससे बाहर हो जाएगा तो इसमें 27 राष्ट्र सदस्य रहेंगे। यूरोपीय यूनियन 27 देशों का एक समूह रह जाएगा जब ब्रिटेन इससे बाहर हो जाएगा। और ब्रिटेन है जो बाहर हो गया है, ब्रिटेन बाहर हो गया है। कब हुआ? 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया। यह भी आप क्लियर नोट करें कि ब्रिटेन है जो यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है। कब हुआ? 31 जनवरी 2020 को। तो ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के बाद इसमें कुल 28 राष्ट्र सदस्य नहीं रहेंगे, इसमें कुल 27 राष्ट्र सदस्य रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा कथन गलत क्यों है? कि ब्रिटेन अभी भी यूरोपीय यूनियन की साझी मुद्रा यूरो को अपनाए हुए है। मित्रों, ब्रिटेन ने न तो पहले यूरो को अपनाया था, अब तो इसने छोड़ दिया है। अब ब्रिटेन है यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है, तो वह यूरो मुद्रा को कैसे अपनाएगा? क्योंकि ब्रिटेन पहले ही यूरो मुद्रा को नहीं अपना रहा था। यह भी आप नोट करें कि ब्रिटेन है जो पूर्व में भी यूरो मुद्रा का भागीदार नहीं था, इसलिए आपका यह कथन तो बिल्कुल गलत है।
कि ब्रिटेन पूर्व में भी यूरो मुद्रा को नहीं अपना रहा था। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यूरोपीय यूनियन ने साझी मुद्रा यूरो को कब अपनाया? यूरोपीय यूनियन ने साझी मुद्रा को यूरो कब अपनाया? तो ये इन्होंने अपनाया था 1999 में। यूरोपीय यूनियन ने यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य साझी मुद्रा के रूप में यूरो मुद्रा को अपनाया है 1999 में। और वर्तमान में कुल कितने राष्ट्र इसको अपना रहे हैं? तो 19 राष्ट्र है जो इसको वर्तमान में अपना रहे हैं। यूरो मुद्रा को साझी मुद्रा के रूप में 19 राष्ट्र इसको अपना रहे हैं। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये हमने बहुत ही काफी मेहनत से अच्छे सवाल आपके समक्ष लेके आए हैं। ब्रेग्जिट के बारे में सही विकल्पों का चयन करें। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ब्रेग्जिट क्या है। संक्षेप में यदि मैं आपको बताऊं तो ब्रेग्जिट है ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से बाहर होना, यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से अलग होना ही ब्रेग्जिट है। यहां आपको क्लियर होना चाहिए। और ब्रेग्जिट के बारे में सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला कथन है ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन में मतदान 2016 में हुआ। यह सही या गलत, यह आपको चयन करना है। दूसरा कथन है इसमें 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन के ब्रिटेन के अलग होने के पक्ष में मतदान किया। यानी इस ब्रेग्जिट मतदान में 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के पक्ष में मतदान किया। इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न तो पहला है न ही दूसरा है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इस 2 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। केवल पहला कथन सही है कि ब्रेग्जिट के लिए ब्रिटेन में मतदान 2016 में हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कथन दूसरा गलत क्यों हुआ? इसमें 48% लोगों ने यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के पक्ष में मतदान किया। नहीं मित्रों, यहां 48% नहीं है, यहां 52% है। 52% लोगों ने ईयू से अलग होने के संदर्भ में मतदान किया था। यानी ब्रिटेन ईयू से अलग होगा, इसके संदर्भ में 52% लोगों ने उसके पक्ष में मतदान किया कि अब ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहिए। तो कितने प्रतिशत लोगों ने यह मतदान किया? तो 52% लोगों ने यह मतदान किया था ब्रिटेन के पक्ष में यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए, जबकि 48% लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं होना चाहिए। यानी 48% लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग नहीं होना चाहिए, जबकि 52% लोग ये बात का समर्थन कर रहे थे कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से अलग होना चाहिए। इसलिए आपका ये गलत हो गया है मित्रों। 2 नंबर क्वेश्चन यहां आपका 52 रहेगा प्रतिशत। जरूर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां कुछ नोट है, आप देख सकते हैं। 20 फरवरी 2016 को ब्रिटानी प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने ब्रिटेन की यूरोपीय संघ में सदस्यता पर जनमत संग्रह कराने की घोषणा की। यानी ये घोषणा किसने की थी? उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरन, जिन्होंने यह घोषणा की कि क्या ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर होना चाहिए। इस बात पर उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया। किसने? ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने। कब लिया? 20 फरवरी 2016 को लिया था कि अब क्या ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से बाहर होना चाहिए या नहीं। इस पर उन्होंने जनमत संग्रह का घोषणा की। आखिरकार 23 जून 2016 को जनमत संग्रह का परिणाम आ गया। यानी 23 जून को हुआ जनमत संग्रह, जिसका परिणाम यह आया कि इसमें 48% लोगों ने कहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, जबकि 52% लोगों ने कहा कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन को छोड़ देना चाहिए। यानी ब्रिटेन को अब यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना जरूरी है। यह बात 52% लोगों ने कही थी इस जनमत संग्रह के माध्यम से। और आखिरकार बहुत लंबा टाइम चला है। यानी ब्रिटेन को, यूके को यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए काफी लंबे समय का इंतजार करना पड़ा। आखिरकार 31 जनवरी 2020 वह दिन आ गया। यानी 31 जनवरी 2020 वह दिन आ गया जब
यूके ने ईयू को छोड़ दिया है। 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन को यूनाइटेड किंगडम ने त्याग दिया। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पर आपका क्वेश्चन रहा, थ्री नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना कब हुई? यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना कब हुई? 1949, 1957, 1951, 1967। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? ECSC। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। 1951 में, 1951 में पेरिस संधि के तहत, 1951 में पेरिस संधि के तहत ECSC की स्थापना हुई। यूरोपीय कोयला और स्टील समुदाय की स्थापना की गई थी मित्रों। ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में सही विकल्पों पर विचार करें। यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में सही विकल्पों पर विचार करें। तो पहला कथन है, इसके वर्तमान में 27 देशों में से 21 देश नाटो के सदस्य है। क्या यह बात सही या गलत, इसका आप निर्णय करेंगे। और कथन दूसरा है कि इसमें वर्तमान में 18 देश यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाए हुए। ऑप्शन आपके समक्ष रहे। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, न तो पहला है न ही दूसरा सही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में सही विकल्पों आपको चयन करना है कि इसके वर्तमान में 27 देशों में से 21 देश नाटो के सदस्य है और इसके वर्तमान में 18 देश यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाए हुए हैं। तो इस 4 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका केवल ए राइट होगा। केवल पहला है जो बिल्कुल सही है। केवल पहला कथन सही है। इसके वर्तमान में 27 देशों में से 21 देश नाटो के सदस्य है और इसके वर्तमान में 18 देश यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाए हुए। ये गलत है। क्यों है? क्योंकि वर्तमान में 19 देश है जो इसको अपनाए हुए। वर्तमान में 19 देश है जो यूरो नामक साझी मुद्रा को अपनाए हुए है, 18 देश नहीं है। और इंग्लैंड यूके है जो ईयू से बाहर हो गया है। तो यूके है जो पहले ही इस यूरो नामक साझी मुद्रा का भागीदार नहीं था। तो ये आप नोट करें कि यूके है जो पहले से ही यूरो नामक मुद्रा को नहीं अपना रहा था। ये बात आपको नोट होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आपको इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यूरोपीय यूनियन से संबंधित, यदि आपने इस पूरी वीडियो सीरीज को ध्यान से देखा है तो। इससे पहले भी हमने एक वीडियो सीरीज डाली है पार्ट 1 और ये हमारा पार्ट 2 है। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां पढ़े, ईयू की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जिन मापदंडों का निर्माण किया गया उन्हें किस नाम से जाना जाता है। यानी यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जिन मापदंडों का निर्माण किया गया उन्हें किस नाम से जाना जाता है। शेजन मापदंड, किगाली मापदंड, लिस्बन मापदंड, कोपेनहेगन मापदंड। यानी कि कौन से राष्ट्र जो यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करेंगे उनकी योग्यता क्या होगी, उसके बारे में जिन मापदंडों का निर्माण किया गया उन्हें किस नाम से जाना जाता है। कि कोई राष्ट्र यदि यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या होगी, उसके लिए मापदंड क्या होंगे, उन मापदंडों को किस नाम से जाना गया। शेजन मापदंड, किगाली मापदंड, लिस्बन मापदंड, कोपेनहेगन मापदंड। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का?
5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। कोपेनहेगन मापदंडों का निर्माण किया गया था। यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए जिन मापदंडों का निर्माण किया गया था वो थे कोपेनहेगन मापदंड। और ये कब निर्मित हुए? 1993 में। तो आइए क्या है कोपेनहेगन मापदंड, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वर्ष 1993 में यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोपेनहेगन मापदंडों को अपनाया गया था और इनका निर्माण हुआ इसी वर्ष, और इसी वर्ष इनको अपनाया गया था, जिनमें प्रमुख मापदंड इस प्रकार है। स्थायी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होना चाहिए, यानी स्थायी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए। जो राष्ट्र यूरोपीय यूनियन का सदस्यता प्राप्त करना चाहता है उसके लिए स्थायी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होना आवश्यक है। दूसरा था मानव अधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी वहां पर मानव अधिकार है वहां पर उनका बेहतर रिकॉर्ड होना जरूरी है। और तीसरा था बेहतर राजकोषीय प्रबंध, यह भी होना जरूरी है। ये 3 प्रमुख मापदंड थे। तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि स्थायी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, मानव अधिकारों का बेहतर रिकॉर्ड होना चाहिए और बेहतर राजकोषीय प्रबंध होना चाहिए। यही थे कोपेनहेगन मापदंड जो किसी राष्ट्र के लिए बनाए गए थे यूरोपीय यूनियन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए। किस संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय संधि, रोम की संधि, एकल यूरोपीय अधिनियम, मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन। किस संधि या किस सम्मेलन या किस अधिनियम के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण हुआ था? ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ईईसी की स्थापना किसके तहत हुई है? यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय संधि, रोम की संधि, एकल यूरोपीय अधिनियम, मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन। इस सवाल का ऑप्शन बी राइट होगा। रोम की संधि 1957 में आई थी रोम की संधि, और रोम की संधि के तहत ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना होती है 1957 में। और 6 राष्ट्रों ने मिलकर, कितने राष्ट्र मिलकर? 6 राष्ट्रों ने मिलकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए और इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण किया। और उनमें कौन कौन है? कल हमने इसके बारे में बात की थी। जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्समबर्ग और नीदरलैंड, यही वो 6 राष्ट्र है। जबकि यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय संधि यह आपकी पेरिस संधि के तहत आई थी 1951 में। और एकल यूरोपीय अधिनियम कब आया? एकल यूरोपीय अधिनियम आया था आपका 1986 में, 1986 में आया था। आइए इसके बारे में और क्या जानकारी उनके बारे में बात करते हैं विस्तार से। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रोम की संधि 1957 ईईसी द्वारा बनाई गई थी, क्लियर, जिस पर सह मूल सदस्य राज्यों यानी फ्रांस, जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी और इटली और बेल्जियम और नीदरलैंड और लक्समबर्ग ने हस्ताक्षर किए थे। यानी रोम की संधि पर सह मूल राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे जो इस यूरोपीय यूनियन के संस्थापक राष्ट्र कहलाए। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। और इस रोम की संधि के तहत ही यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना होती है। इस संधि ने आम बाजार की स्थापना की, यानी आम बाजार की स्थापना की, बाद में आंतरिक बाजार के रूप में जाना जाने लगा इन राष्ट्रों के मध्य। औपचारिक यूरोपीय एकीकरण की दिशा में पहला कदम यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय संधि 1951 द्वारा यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय के साथ, यह लाइन क्या कह रही कि औपचारिक यूरोपीय एकीकरण की दिशा में, यानी यूरोप का एकीकरण किस प्रकार किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे एक बड़ा प्रमुख मुद्दा था कि यूरोप के राष्ट्रों का एकीकरण किस प्रकार किया जाए और किस प्रकार जो संघर्ष है उसे टाला जाए इन राष्ट्रों के मध्य और विवादों का समाधान किया जाए। इसके लिए यूरोपीय एकीकरण की दिशा में पहला कदम उठाया गया था आपका यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय संधि 1951 के द्वारा।
यानी यूरोपीय एकीकरण की दिशा में पहला कदम कब उठाया गया? तो पेरिस संधि के माध्यम से उठाया गया था, यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना के तहत। और उसके बाद दूसरा कदम था आपका ईईसी, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो 1957 में आई आपकी रोम की संधि के तहत आई थी ईईसी संधि, जिसके तहत दूसरा कदम उठाया गया था यूरोपीय एकीकरण की दिशा में। और उसके बाद धीरे धीरे यह क्रम चलता गया और यूरोप के एकीकरण की प्रक्रिया तेज होती गई और एक समूह बन गया यूरोपीय संघ। और उसके बाद एकल यूरोपीय अधिनियम आया आपका 1986 में, और धीरे धीरे इसमें संशोधन होते गए और नए अधिनियम और नई संधियां जुड़ती गई। उसके बारे में हम पहले वीडियो सीरीज में चर्चा कर चुके हैं, पार्ट 1 में, आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। सेवन नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आप यूरोपीय संघ की संरचना का वर्णन कैसे करेंगे, जैसे कि यूरोपीय संघ 1992 संधि द्वारा स्थापित किया गया था। यानी आप यूरोपीय संघ की संरचना का वर्णन कैसे करेंगे, जैसा कि यूरोपीय संघ 1992 मार्टिस ट्रीटी या मार्टिस संधि या यूरोपीय संघ संधि के द्वारा स्थापित किया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है। मार्टिस संधि कब आई थी? 1992 में हस्ताक्षरित हुई और लागू कब हुई? 1993 में। 1 नवंबर 1993 को मार्टिस संधि लागू हुई और उसी के तहत यूरोपीय संघ बना, आपका यूरोपीय यूनियन बना था। उसका नाम है जो यूरोपीय यूनियन पड़ा था 1992 की मार्टिस संधि के तहत, जो 1993 में लागू हुई। 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। और इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में आपको बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे हैं। एक संरचना जिसमें राष्ट्रीय संस्थाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी, एक 2 स्तंभ संरचना है। एक 3 स्तंभ संरचना है। एक संरचना जिसमें यूरोपीय न्यायालय मानवाधिकार शामिल है। आप यूरोपीय संघ की संरचना का वर्णन कैसे करेंगे, जैसा कि यूरोपीय संघ 1992 में संधि द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। इस संधि के तहत एक त्रिस्तरीय संरचना बनाई गई थी। यूरोपीय संघ के 3 स्तंभों की संरचना इसमें बनाई गई थी। ऑप्शन सी राइट होगा। एक 3 स्तंभ संरचना बनाई गई थी इस संधि के तहत। ऑप्शन आपका सी राइट होगा। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। 3 स्तंभ की संरचना क्या है? यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में 3 स्तर क्या है? 3 स्तंभ संरचना क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, यूरोपीय संघ की स्थापना 3 स्तंभों के रूप में की गई थी। कितने स्तंभों के रूप में? 3 स्तंभों के रूप में की गई थी, जिसमें 3 समुदाय, ये पहला स्तंभ है। क्या इसमें 3 समुदाय, ये पहला स्तंभ है? इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। 3 समुदाय शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे आपका? तो पहला था आपका यूरोपीय 1 मिनट वेट करिएगा। जिसमें पहला स्तंभ है आपका 3 समुदाय इसमें शामिल है। कौन कौन है? तो ये आपके रह जाएंगे ECSC, यानी यूरोपियन कोयला एंड स्टील कम्युनिटी। पहला आपका ये रह गया 3 समुदाय में। और उसके बाद कौन सा है? दूसरा आपका EEC, और तीसरा आपका था यूरोपीय परमाणु आयोग, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा आयोग। यह आपका तीसरा रहेगा। ये 3 थे। इनको मिलाकर एक समुदाय, यूरोपीय समुदाय का निर्माण हुआ। कब हुआ? 1967 में। 1967 में इन 3 संधियों को मिलाकर यूरोपियन कोयला एंड स्टील कम्युनिटी, उसके बाद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इसके बाद यूरोपियन परमाणु ऊर्जा
आयोग, इन तीनों को मिलाकर 1967 में यूरोपीय समुदाय की स्थापना की गई थी। तो यह आपका एक पहला स्तंभ हो गया इसमें। तो पहला स्तंभ आपका ये हो गया। और दूसरा स्तंभ है आपका एक सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति का निर्माण करना। एक सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति का निर्माण करना, यह आपका दूसरा स्तंभ है। और तीसरा स्तंभ था न्याय और गृह मामलों पर सहयोग, यह आपका तीसरा स्तंभ था। ये तीन स्तंभ शामिल है, न्याय और गृह मामलों पर सहयोग। और ये तीन समुदाय पहला स्तंभ है, इसमें कौन कौन शामिल है तो आप देख सकते हैं ईईसी, यूरोटॉम यानी परमाणु ऊर्जा आयोग, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा आयोग, और यूरोपियन कॉल एंड स्टील कम्युनिटी, यूरोपीय संघ के बड़े स्तर पर बने रहे। तो ये इसकी संरचना थी, त्रिस्तरीय ढांचा ये इसका। और इस संरचना को सदस्य देशों को कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की नई नीति क्षेत्रों में सहयोग करने और सामुदायिक संधियों के तंत्र के बाहर न्याय और गृह मामलों पर सहयोग की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया था। ये क्यों तैयार हुए थे, ये तीन पिलर क्यों तैयार हुए थे? इनको इसलिए तैयार किया गया था कि यूरोपीय संघ के बड़े स्तर पर बने रहे। इस संरचना को सदस्य देशों को कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी की नई नीति क्षेत्रों में सहयोग करने और सामुदायिक संधियों के तंत्र के बाहर न्याय और गृह मामलों पर सहयोग की अनुमति देने के लिए तैयार किया गया था। ये थ्री स्तंभ इसलिए तैयार किए गए थे। यद्यपि दूसरे और तीसरे स्तंभ सामुदायिक संस्थानों को साझा किया गया, लेकिन इन स्तंभों के भीतर निर्णय लेना राष्ट्रीय स्वायत्तता पर आधारित था। दूसरा और तीसरा स्तंभ कौन सा है? दूसरा है आपका सामान्य विदेश और सुरक्षा नीति, और तीसरा है आपका न्याय और गृह मामलों पर सहयोग। ये दो दूसरा और तीसरा स्तंभ है। इसके बारे में यह बात स्पष्ट की गई कि सामुदायिक संस्थानों को साझा किया जाएगा, लेकिन इन स्तंभों के भीतर निर्णय लेना राष्ट्रीय स्वायत्तता पर आधारित होगा। जरूर आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, या आप वीडियो को रोककर इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं। आप इस स्लाइड को आसानी से पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके समक्ष रही ये स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट नंबर सवाल है, रोम की संधि ईसी संधि ने क्या स्थापित किया? एक आम बाजार, एक मौद्रिक संघ, एक एकल बाजार, राजनीतिक संघ। क्योंकि मित्रों जो यूरोपीय यूनियन है ये काफी बड़ा चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लगता है। रोम की संधि ईसी ने क्या स्थापित किया? इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक आम बाजार, एक कॉमन मार्केट की स्थापना की गई थी। एक कॉमन मार्केट की स्थापना की गई थी रोम की संधि से। और कितने राष्ट्रों ने मिलकर की थी? 6 राष्ट्र थे। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आइए। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है, यानी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यह आपको चयन करना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है कि यूके, डेनमार्क, आयरलैंड 1972 में ईसी में शामिल हुए। दूसरा कथन है यूके, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड 1973 में ईसी में शामिल हुए। तीसरा कथन है यूके, डेनमार्क, नॉर्वे, आयरलैंड 1973 में ईसी में शामिल हुए। और चौथा कथन यानी ऑप्शन डी है यूके, डेनमार्क, आयरलैंड 1973 में ईसी में शामिल हुए। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ईयू के बारे में? इनमें से कौन से राष्ट्र है और कब शामिल हुए यूरोपियन
आर्थिक समुदाय में। तो इस 9 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यूके, डेनमार्क और आयरलैंड, ये तीनों राष्ट्र 1973 में ईईसी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में शामिल हुए थे। तो मित्रों ये आपको इसलिए चर्चा में है ये क्वेश्चन, क्योंकि यूके है जो 31 जनवरी में, बार बार ये कह रहा हूं कि 31 जनवरी 2020 को यूके ने यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। और शामिल कब हुआ था? तो 1973 में शामिल हुआ था। इसलिए ये मोस्ट है, ये चर्चा में कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय यूनियन में कब शामिल हुआ, तो यह हुआ था आपका 1973 में। और इसके साथ में कौन से राष्ट्र शामिल हुए थे? तो आपका डेनमार्क और आयरलैंड, ये भी इसमें शामिल हुए थे इसके साथ। तो ये तीन राष्ट्र है जो 1973 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हुए थे, ईईसी में, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में शामिल हुए थे। अब और ये चर्चा में क्यों है? तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सत्य कथन है ये। लेकिन मित्रों नार्वे भी 1973 में इसमें शामिल होना चाहता था ईईसी में, लेकिन नार्वे की संसद ने मंजूरी नहीं दी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए। तो आपका नार्वे वर्तमान में भी यूरोपीय यूनियन का सदस्य नहीं है। नार्वे अभी भी इसका सदस्य राष्ट्र नहीं है ईयू का। और स्विट्जरलैंड भी इसका सदस्य नहीं है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, नार्वे और स्विट्जरलैंड दोनों ही ईयू के सदस्य राष्ट्र नहीं है। ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि ईसी या ईयू के बारे में गहनता को प्रतिबिंबित नहीं करती है, यानी उससे संबंधित नहीं है? इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी या यूरोपियन यूनियन के बारे में संबंधित नहीं है या उसकी गहनता को प्रतिबिंबित नहीं करती है। परिग्रहण का अधिनियम 1972, एकल यूरोपीय अधिनियम 1986, यूरोपीय संघ 1992 की संधि जिसे हम मार्टिस ट्रीटी कहते हैं, मार्टिस ट्रीटी को यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है, और लिस्बन संधि 2009। इनमें से कौन है जो इससे संबंधित नहीं है, यूरोपीय यूनियन से संबंधित नहीं है? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा। परिग्रहण का अधिनियम 1972 है, इसका कोई संबंध नहीं है यूरोपीय यूनियन से। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, यह इससे संबंधित नहीं है। जबकि आपके ये सभी इससे संबंधित है। एकल यूरोपीय अधिनियम 1986, यूरोपीय संघ संधि 1992 जिसे मार्टिस ट्रीटी भी कहा जाता है, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई, और लिस्बन संधि ये 2007 में हस्ताक्षरित हुई थी, और उसको 2008 में भी बढ़ाया गया, और 2009 में आखिरकार ये लागू हो गई है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। मित्रों अभी तक हमने केवल 10 सवालों के बारे में चर्चा की व्याख्या सहित, लेकिन 20 सवाल आपके अभी भी शेष है। समय काफी हो रहा है, समय अभाव के कारण माफी चाहूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम शेष 20 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम यूरोपीय यूनियन पर आधारित और 20 सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। कुल 30 सवाल हमने ऐड किए थे, लेकिन समय अभाव के कारण हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। धन्यवाद।